नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ड्रोन का सामना चील करेंगे, ई टैटू करेंगे स्वास्थ्य की निगरानी, इमारतों की डिजाइन का नया तरीका, वन्य जीवों के लिए कृत्रिम द्वीप, पौधों की सिंचाई दूर से। दुश्मन के ड्रोन को खत्म करने के लिए भारतीय सेना चील पक्षियों को प्रशिक्षित कर रही है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। इतिहास में पहली बार भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए चील जैसे पक्षियों को प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में जारी एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम के दौरान दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित अर्जुन नामक एक चील को इस तरह ड्रोन को नीचे गिराते हुए दिखाया गया। अभ्यास के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की गई जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन के स्थान की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक चील तथा एक कुत्ते का इस्तेमाल किया। इसमें ड्रोन की आवाज सुनकर कुत्ता भारतीय सेना को अलर्ट करता है, जबकि चील दुश्मन के ड्रोन को हवा में खत्म करने का काम करती है। यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई टैटू विकसित किया है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। डिजिटल उपकरणों को शरीर में लगाने वाले लोगों की कहानियां तेजी से सामान्य होती जा रही हैं। ये डिजिटल इम्प्लांट्स गतिशीलता में सहायता करने से लेकर उत्पादों के लिए भुगतान करने, दरवाजों को खोलने और डेटा संग्रहित करने तक सब कुछ करने में सक्षम हैं। लेकिन अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस अवधारणा को स्वास्थ्य निगरानी की दुनिया में लागू किया है। तरल धातु और कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करते हुए इस टीम ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्याही टैटू बनाया है जिसे लगाने के लिए सुई की आवश्यकता नहीं होती है। ई टैटू उपयोगकर्ता के शरीर लक्षणों पर नजर रखता है, रक्त शर्करा के स्तर और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखता है और किसी भी कथित विसंगतियों के बारे में स्वचालित रूप से सचेत करता है। अधिक शोध से इस टैटू को उन्नत किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि यह वर्तमान में केवल बाहरी शारीरिक निगरानी पर केंद्रित है। सिंगापुर के पास अपनी इमारतों को डिजाइन करने का एक नया तरीका है। आइए देखते हैं। सिंगापुर ने वास्तु निर्माण के लिए बायोफिलिक डिजाइन नामक एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। इसका मतलब है कि आर्किटेक्ट अपने डिजाइन में प्रकृति समा लेते हैं, प्रकृति को शहर में लाते हैं, पेड़ों, पत्तियों और कीड़ों को स्तंभों, दीवारों और खिड़कियों में जगह देते हैं। बायोफिलिक डिजाइन शहर में पर्यावरण कल्याण को बढ़ावा देती है। यह न केवल प्रकृति के लिए बल्कि वहां रहने वाले मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए नीदरलैंड्स में कृत्रिम द्वीप बनाए जा रहे हैं। सुनते हैं पूरी खबर। प्रकृति को क्षेत्र में वापस लाने के लिए नीदरलैंड्स में मार्कमेयर झील पर 5 द्वीपों का एक नया कृत्रिम द्वीप समूह विकसित किया जाएगा। इस देश के लिए यह एक विशिष्ट अभियांत्रिकी परियोजना होगी। यूरोप में यह सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्स्थापना योजनाओं में से एक है। प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शुरू की गई इस परियोजना की लागत 6 करोड़ यूरो है। 700 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल जल निकाय के विस्तार पर इस द्वीप समूह को विकसित किया जाएगा। अब लोग
अपने बगीचे में गए बिना वहां के पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। जब हम घर पर नहीं होते तो घर के बगीचे में लगे पौधों को पानी देना एक समस्या बन जाती है, लेकिन एक नए उपकरण की मदद से कोई भी कहीं से भी पौधों की सिंचाई कर सकेगा। दीपिका और संतोष सेठ द्वारा विकसित यह अनोखा उपकरण उनके जैसे कई लोगों के लिए इस समस्या का समाधान बनकर उभर आया है। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद संतोष ने पौधों की सिंचाई के लिए एक स्वचालित उपकरण विकसित किया। इस उपकरण को दूर से नियंत्रित करने के लिए मोबाइल फोन या किसी संकेत स्थल का उपयोग किया जा सकता है। बगीचे में लगा यह उपकरण अल्कलाइन बैटरी पर चलता है। जिन बगीचों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती है, उनके लिए एक टंकी पर आधारित अवधारणा विकसित की गई है। इस तरह के सिंचाई उपकरण आज तक मंगलुरु और कर्नाटका में 5 जगह पर लगाए जा चुके हैं। अब देश के बाहर से भी इनके लिए मांग आना शुरू हुआ है। वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने से पहले भारतीय तिरंगे ने कई रूप बदले हैं। कैसे थे भूतपूर्व भारत के ध्वज? आइए देखते हैं जाते जाते। दुनिया के हर आजाद देश का अपना एक झंडा होता है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की आजादी के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1987 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है। स्वतंत्रता से पहले लगभग 40 सालों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने कई बार अपना रूप बदला है। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को इसे सचिंद्र प्रसाद बोस तथा हेमचंद्र कानूंगो द्वारा कलकत्ता में फहराया गया था। इसके बाद भिकाजी कामा ने उसके नए अवतार को जर्मनी में हुए एक सम्मेलन के दौरान 22 अगस्त 1907 को अवरोहित किया था। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नए झंडे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया। फिर पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित एक नए झंडे को 1921 में महात्मा गांधी ने स्वीकृत किया। इसके बाद कांग्रेस द्वारा स्थापित एक समिति ने 1931 में तिरंगे पर चरखे का चिन्ह लगाया। आखिरकार 1947 में भारतीय तिरंगे को उसका विद्यमान स्वरूप प्राप्त हुआ, जो आज भी बरकरार है। उम्मीद करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।